Yes, sir. Visible. Okay. So I hope you all can see my screen. I'm just sharing Yes, it. sir. Visible. Visible. No visible. Okay, fine. So already it has been late. So without wasting time, I would like to start my session today. And as per the schedule, I have to discuss today the basic introduction. हिंदी में समझाइए कुछ ज्यादा बेटर रहेगा. Hello. हेलो सर. Yes. सर हिंदी में समझाइए कुछ ज्यादा बेटर रहेगा. ठीक है, मैं मिक्स्ड मोड यूज करता हूँ. ओके, आई होप दैट वुड बी कंफर्टेबल. यस सर. है ना, चलो. ओके, सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर सेशन है ना. सो फर्स्ट डे जो है वो हम बेसिक और बैकग्राउंड के बारे में बातें करेंगे, राइट. सो बेसिक्स के अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बेसिक से अगर मैं समझूं इसको, सो वी कैन हैव द बेसिक मोड्स दैट यू कैन सी थ्रू द डायग्राम. दिख सकता है आपको. अगर प्योर इलेक्ट्रिकल मोड है, सो बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं, वी आर यूजिंग द बैटरी पावर, है ना. बैटरी से हम अपना जो गियर ट्रेन है, ड्राइव शाफ्ट है, उसको हम चलाते हैं. ठीक है, योर मोटर इज अटैच टू बैटरी और उससे डायरेक्ट पावर व्हील्स को जाता है. ओके, सो दैट इज प्योर इलेक्ट्रिक. ठीक है, जो कि आजकल चलन में भी है, हम ज्यादातर गाड़ियों में देख पा रहे हैं. हाइब्रिड मोड की अगर हम बात करें तो हाइब्रिड मोड में क्या हो जाता है, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं. आप गैसोलीन बेस्ड मतलब पेट्रोल से भी चला सकते हैं, है ना. सो पेट्रोलियम का यूज करके हम चला सकते हैं. उसमें दो चीजें होती हैं, आइदर आपके पास पेट्रोल से आप क्या करोगे, पहले पावर कन्वर्ट करोगे मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल और फिर आप उसको व्हील्स को जाएगा. ठीक है, और प्योर तो हम यूज करते ही हैं. अगर प्योर गैसोलीन की बात करें सो वी आर ऑलरेडी यूजिंग इट. हम पेट्रोल से व्हीकल्स को ऑपरेट कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन ये सब चीजें मैं बाद में और डिटेल में डिस्कस करूंगा. इससे सबसे पहले चलते हैं हिस्ट्री पे. ओके, सो दिस इज द हिस्ट्री. आप सभी को ये दिख रहा होगा, मेरी स्क्रीन विजिबल है. यस सर. ये फिगर दिख रहा होगा आप सभी को, है ना. सो बेसिकली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो हुआ है ऑटोमोबाइल का, ठीक है ना. सो ये 1769 में स्टीम इंजन्स के ओरिजिन के बाद से लगातार हम थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट करते रहे हैं और आज हम उस स्टेज में पहुंच गए हैं जहां पर हमारे पास वेल इक्विप्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट ऑलरेडी यूज में है ना. सो ऐसा नहीं है कि इसका कंसेप्ट बहुत नया है, कंसेप्ट बहुत पुराना है. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कंसेप्ट नया नहीं है, बट फिर भी आज हम इस टेक्नोलॉजी को हार्नेस इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी. ठीक है, अब हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले नहीं थी, लाइक डीसी टू डीसी कन्वर्जन, है ना. तो डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स, डीसी टू एसी कन्वर्टर्स, एसी टू डीसी कन्वर्टर्स, है ना. इनका एडवेंट होने के बाद, इनका इमरजेंस होने के बाद, इस टेक्नोलॉजी में काफी डेवलपमेंट होने के बाद वी आर नाउ इन दैट स्टेज दैट वी कैन यूज द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन अ प्रॉपर मैनर. और इसीलिए आजकल का जो आपका ऑटोमोबाइल मार्केट है वो पूरी तरह से इस तरफ आ रहा है ना. सो वी कैन सी द हिस्ट्री, किस तरह से प्रोग्रेस किया है इसने. 1769 में स्टीम ओरिजिन का, स्टीम इंजन का ओरिजिन हुआ. उसके बाद फर्स्ट इंटरनल कंबशन इंजन जो कि फ्यूल गैस पे प्रोपेल होती थी, वो 1806 में आया. देन फर्स्ट सक्सेसफुल गैस ड्रिवन इंजन जो है 1860 में आया. फर्स्ट पहली जो गैसोलीन पावर्ड कार थी, मतलब पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ी, वो 1893 में आई. देन 1912 में प्रोडक्शन ऑफ ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, है ना. एंड ऑटो शो में डिस्प्ले भी किया 1924 में. ओके, इसके बाद से चूंकि मैकेनिकल जो इंजन्स थी उसका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट इस स्टेज में हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के स्टेज में. तो इस टाइम पर गैसोलीन बेस्ड जो कार थी, जो पेट्रोलियम बेस्ड कार्स थी, उसका मार्केट हुआ. और उस मार्केट की वजह से ईवी, चूंकि टेक्नोलॉजी उतनी ज्यादा विकसित नहीं थी, उसको बैटरीज को कम पावर को ज्यादा एरिया डेंसिटी में स्टोर करना पड़ता था, इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स की वजह से ईवीज नेग्लिजिबल हो गई. मतलब उसका प्रोडक्शन बिल्कुल बहुत कम था. कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस्तेमाल कर सकते, बिकॉज आज जो जितना कम एरिया में आप जितने कम वॉल्यूम में ज्यादा पावर डेंसिटी आप एक बैटरी के अंदर भर सकते हैं, पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था.
पहले आपके लिए कम पावर बहुत ज्यादा, मतलब एक अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हम बात करें तो आज जितनी इफिशियंसी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चल रहा है उतना पावर स्टोर करने के लिए आपको एक ट्रक साइज का बैटरी यूज करना पड़ता अगर हम 90s की बात करें। सो इसलिए उस टाइम पर वी हैड द मैकेनिकल इंजन्स, और इसीलिए हमने पेट्रोलियम बेस्ड जो व्हीकल्स थी उसको ज्यादा बढ़ावा दिया और ईवीज ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो गई मार्केट से। सो उस टाइम पर किसी भी कंपनी ने इसको बनाना सही नहीं समझा, और चूंकि कमर्शियल एस्पेक्ट भी थे, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी थे, इसलिए इसका ज्यादा प्रचलन में नहीं आ पाया। देन इन 1960 में प्रोटोटाइपिकल डिजाइन आया ईवी का, जिसको कि हम एक कार के रूप में डेवलप कर सकते थे। सो वी हैड द प्रोटोटाइपिकल डिजाइन, लेकिन फिर उसका प्रोडक्शन 1970 तक कुछ खास रफ्तार में नहीं आ सका। इट कुड नॉट बिकम इनटू मोमेंटम। सो इसलिए धीरे धीरे करते करते 1980s 1990s में हम ईवीज के ऊपर सोचना शुरू किए। तब तक हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी डेवलप करना शुरू कर गई, एंड 2000 में हमने हाइब्रिड मोड्स को इम्प्लीमेंट किया, एंड नाउ अप टू 2020 वी आर ऑल सेट टू हैव ईवीज ऑन द रोड्स। सो ऑल ऑफ यू माइट हैव सीन ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कोई नई बात नहीं है, है ना। और इसीलिए इस टॉपिक को काफी जरूरी है कि इस पर हमें कोर्स मतलब नॉलेज हो, ताकि हम इस पे कुछ समझ सकें, इस पे रिलेटेड आगे करियर अपना डेवलप कर सकें ईवीज के ऊपर। ओके, सो दिस इज द डेवलपमेंट, these are the developments that happened in the past years. So I'll not go into the deep of it. Okay, so अब हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रेजेंस क्या है? सो अभी देखा जाए तो टोयोटा इज द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग ऑल द मैन्युफैक्चरर्स। जब हम हाइब्रिड कार की बात करें तो टोयोटा जो है वो हाइब्रिड कार्स बहुत डेवलप करती है। ओके, सो उसमें जितने भी उसके एग्जिस्टिंग मॉडल हैं, जैसे लेक्सस मॉडल की बात करें, सो ये हाइब्रिड मॉडल पे बहुत सारी गाड़ियां अपनी डेवलप कर रही। सो फ्यूचर जो है वो किसका है? हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है। बिकॉज अगर हम बात करें, मैं अगर टॉप जाऊं और यहाँ पर बात करूं, सो प्योर गैसोलिन बेस्ड व्हीकल दे आर नॉट इकोनॉमिकल टू ऑपरेट। प्योर इलेक्ट्रिकल के साथ क्या प्रॉब्लम्स है कि इलेक्ट्रिकल में हमारे पास बैटरी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी में हम बहुत ज्यादा पावर स्टोर नहीं कर सकते। अगर हम हैवी बैटरीज की बात करेंगे तो योर कॉस्ट विल गो हाई। सो वो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट वहां पर है, environmental aspect वहां पर है। So there are various things which comes into play, okay, when we talk of the pure electrical. So hybrid mode जो कि आजकल चल भी रहा है मैक्सिमम, hybrid modes में we have both the facility. Either you can operate your vehicle with petrol or with the battery, but again इसमें जो capital cost है, the vehicle की capital cost है, that is very much higher because you have to look after both the mechanisms. आपकी गाड़ी में दोनों ही मैकेनिज्म होने चाहिए, है ना। So some companies they are planning to operate some part of the vehicle with petrol and some part with the batteries. Okay, ऐसे बहुत सारे व्हीकल्स में ऐसा अरेंजमेंट चल रहा है कि वो कुछ पार्ट जो है वो पेट्रोल से मैनेज करते हैं एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट वो फिर इलेक्ट्रिकल से मैनेज करते हैं। जैसे अगर एक्चुअल ड्राइव रन की बात की जाए तो एक्चुअल ड्राइव रन क्यों पेट्रोल इकोनॉमिकल नहीं होता? बिकॉज हम पेट्रोल से ही उसके का जो मैकेनिकल पोर्शन है, जैसे व्हील्स को ऑपरेट करना है, ड्राइव ट्रेन को ऑपरेट करना है, सो दैट वी यूज फ्रॉम पेट्रोल। बट जो इसके इलेक्ट्रिकल लोड्स हैं, जो उसके जो एसी एंड हीटर के लोड्स हैं, ये भी अगर हम पेट्रोल से करते हैं सो देन एफिशिएंट नहीं हो पाता। सो सम कार कंपनीज आर डूइंग दैट कि वो कुछ पोर्शन को इलेक्ट्रिकल जो उनके जो ड्राइव ट्रेन वाला पोर्शन है, जिससे एक्चुअल मैकेनिकल जो पावर चाहिए वो मैकेनिकल पावर वो गैसोलिन से ले रहे हैं, पेट्रोल से ले रहे हैं, एंड रिमेनिंग थिंग्स लाइक एसी, द ऑपरेशन ऑफ एयर कंडीशनर और ऑपरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल लोड्स इनसाइड द कार or the operation of the heaters inside the cars, there are various electrical loads inside it, so that is being maintained by the battery. So in that case you can have a better trade off between the complexity and economy. So इस तरह के डिजाइंस में काफी सक्सेस मिली है, most of the companies are operating in this. So pure electrical में जो डिसएडवांटेज है उस डिसएडवांटेज को हम हाइब्रिड से मैच कर सकते हैं। बिकॉज प्योर इलेक्ट्रिकल में अगर किसी कार की रेंज 300 किलोमीटर है, ऑन अ सेफ साइड यू विल टेक
the risk of 250 kilometers only, and thereafter you need a charging station. So इसमें हाइब्रिड में ये प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट आपका जो मैकेनिकल पावर है, that mechanical power you can drive. Okay, so this is the advantage of the hybrid vehicle. Are you all, my voice is clear to all of you? Yes, sir. Okay, fine. So this is the advantage of the hybrid electric vehicle. Okay, so so as I told you, the hybrid electric vehicles are the combination of both electrical and mechanical components. Okay, so we can have the batteries, we can have the capacitors, and so after this history, I would like to discuss the economic and environmental impact of the electric hybrid vehicle. Okay, so we all are very much concerned about the global warming. आज हम इतनी अगर बातें कर रहे हैं हाइब्रिड की या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बातें कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कुछ समय पहले तक इन्वायरमेंट का कोई कंसर्न नहीं था, है ना, कोई भी कंसर्न नहीं था, बहुत ज्यादा नहीं था, इतना नहीं था कि हम इसके बारे में सोचें. बट आपको पता होगा कि इंडिया एंड द होल वर्ल्ड इज वेरी मच सिंसियर अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग इम्पैक्ट. तो उसको कम करने की जरूरत है, और ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सीधा जो मतलब है वो कार्बन इमिशन से है, या कार्बन रिलेटेड जो गैसेज हैं, जो कि हार्मफुल गैसेज हैं, उसके एमिशन से है. सो उस इमिशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का ही है, इंडस्ट्रीज के बाद. सो इसलिए इंडस्ट्रीज और जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उस पर हम काम करना चाहते हैं. ओके, उस पर हम काम करना चाहते हैं, और इसीलिए वी आर थिंकिंग अबाउट द क्लीन एनर्जी सोर्सेज फॉर आवर ट्रांसपोर्टेशन. सो वी ऑल नो कि जब भी आप पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं या गैसोलीन का इस्तेमाल करते हैं, सो इट रिलीजेज हार्मफुल गैसेस. ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, द ग्रीन हाउस गैसेस, और उसकी वजह से ये ग्लोबल वार्मिंग को हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. सो वी हैव signed a treaty with the all the countries, all the developed countries of the world कि हम अपने और भी जगहों पर जहां पर हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बिकॉज हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं उसको हम बंद नहीं कर सकते. वी कांट स्टॉप दैट. सो वी विल हैव टू लुक आफ्टर द ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. हमें एक अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत है, स्रोत की जरूरत है, और उस स्रोत के लिए हम निरंतर प्रयास में हैं. सो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसको बूम मिली है. आज अगर देखा जाए तो सिर्फ इंडियन कंट्री लेवल पे नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक्सेप्टेंस बढ़ा है. और वेरी सून इफ यू माइट बी कनेक्टेड विद द रिसेंट न्यूज, ओके, सो आपको पता चला होगा कि अब हाइड्रोजन, जो ग्रीन हाइड्रोजन है, उस पर भी काफी सरकार ने बहुत उस पर ध्यान दिया है, और आगे जाकर के बहुत सारे ग्रीन हाइड्रोजन के प्लांट्स लगेंगे. एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल से अगर हम अपनी कमी को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम कुछ अपने जो ऊर्जा के स्रोत हैं उसको ग्रीन हाइड्रोजन पे शिफ्ट करेंगे. सो आगे आने वाले साल में जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है दैट विल यूज द ग्रीन हाइड्रोजन एज द फ्यूल सोर्स, वो भी इस्तेमाल करेंगे. ओके, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो अभी जो कार्बन एमिशन है उसको कम करने के लिए हम हाइब्रिड व्हीकल्स का सहारा ले सकते हैं, बिकॉज डायरेक्टली हम नई पेट्रोल को बंद नहीं कर सकते, बिकॉज उस पर हम बहुत ज्यादा निर्भर हैं. हम अपने व्हीकल्स को चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक्सेप्ट करने के ऊपर बहुत सारे कंस्ट्रेंट हैं. व्हाट आर द कंस्ट्रेंट्स? एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक्सेप्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सेम सेगमेंट की इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाते हैं, so you know that we will have to pay the double cost. Let us suppose the Tata Nexon EV. Let us take an example of Tata Nexon EV. Tata Nexon electric vehicle की बात करें, so when you will go to purchase Tata Nexon petrol version, then you will have to pay 8 or 9 lakhs. But suddenly, if you are planning to have the EVs, you will have to pay just double, 16 or 17 lakhs. So ये एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है कि हम
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ओके, सो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक्सेप्ट नहीं करने के पीछे एक जो कॉमन जो मैन का कंसर्न है वो यही है कि मुझे डबल खर्च करना